नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट अपडेट की शुरुआत करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि स्मॉल कैप में 100% इन्वेस्टमेंट करना कितनी बड़ी गलती है। देखिए, बहुत सारे लोग इस मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, मतलब वजूद से मतलब है, वजूद तो है क्योंकि मतलब उसमें लिस्टेड है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान क्या होता है? कई बार आप अपना कैपिटल में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं और वो नुकसान इतना बड़ा होता है कि उसमें रिकवर भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 100% करना कितना गलत है और कितना सही है, और क्या कर सकते हैं आप इसमें बदलाव। ठीक है, तो मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे और फिर आपको वन बाय वन इसका जवाब देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मार्केट में आज भी कुछ खासा रिटर्न नहीं आया, मार्केट में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स जो टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, उसमें 250 पॉइंट की गिरावट रही। लगभग 83,600 267 पे बंद हुआ, 627 बंद हुआ। निफ्टी 50 की बात करें तो 57 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 25,732 पे बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 177 पॉइंट की गिरावट रही, 68,522 पे बंद हुआ। निफ्टी मेड कैप 150 की बात करें तो 30 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 21,918 पे बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें 103 पॉइंट की बढ़त रही, इसमें बढ़त रही है, तो 16,205 पे बंद हुआ है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करें तो इसमें 76 पॉइंट की बढ़त रही है, 21,781 पे बंद हुआ है। अब लगभग इंडेक्स में आपने देख लिया, अब आप सेक्टर पे आ जाइए। तो सेक्टर में बैंक निफ्टी की बात करें तो 128 पॉइंट की बढ़त रही, इसमें लगभग 59,578 पे बंद हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 168 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 52,570 पे बंद हुआ है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 39 पॉइंट की बढ़त रही, इसमें 11,355 पे बंद हुआ है। निफ्टी कमोडिटीज की बात करें तो 10 पॉइंट की गिरावट रही, 9480 पे बंद हुआ है। निफ्टी सीपीएससी की बात करें तो 16 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें बढ़त रही, इसमें 6497 बंद हुआ है। निफ्टी डिफेंस की बात करें तो 86 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 7821 पे बंद हुआ। निफ्टी आईटी की बात करें तो आईटी ने रिकवर किया, हालांकि आईटी ने बढ़िया रिकवर किया, लगभग 248 पॉइंट रिकवर किया इसने, 38,236 पे बंद हुआ। निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 332 पॉइंट की गिरावट आई, 37,73 पे बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 106 पॉइंट की गिरावट आई, 22,562 पे बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 96 पॉइंट की गिरावट आई, 27,915 बंद हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में गिरावट का दौर रहा। एक निफ्टी आईटी को छोड़ दें तो किसी ने भी मतलब सम्मानजनक स्थिति नहीं पाई। ये गिरावट का दौर लगातार जारी है और लगभग पिछले एक हफ्ते से लगातार मार्केट गिर रहा है, टूट रहा है। और उसकी वजह सबको पता है कि एक शख्स जो उसकी वजह है, उसने पूरे मार्केट को तहस नहस कर रखा है और कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वो कर देता है। और औरों को छोड़ दिए, वो अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ रहा। जो फेड रिजर्व बैंक के चेयरमैन है जोरम पावल, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कल भी मैंने, कि उन्होंने इसके लिए एक बयान भी जारी किया है। सोचिए, उनको बयान आके देना पड़ा, स्टेटमेंट देना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज के वो शुरू हो गई है जांच। तो कहीं ना कहीं उनको हटाने की पूरी तैयारी है। अब इसका मतलब उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। वो साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको अमेरिका के जो अगेंस्ट हैं उनसे भी मतलब नहीं है, जो अमेरिका के साथ हैं उनसे भी मतलब नहीं है, और जो अमेरिका के अंदर हैं उनसे भी मतलब नहीं है। उस व्यक्ति को सिर्फ अपने मन की करनी है। कि वो हिसाब है कि एक बहुत पुरानी फिल्म है, अ, जोशीले। जोशीले फिल्म है अनिल कपूर की, शायद अनिल कपूर की है ना। उसमें जोगीरा करके होता है विलन, और वो कहता है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का वही हाल हो रहा है कि जो उनके मन को भाया वही उन्होंने कर दिया। उनको मतलब नहीं किसी चीज से भी। जिस तरीके के थ्रेट्स वो बाकी देशों को दे रहे हैं, आपने देखा वेनेजुला पे अटैक, राष्ट्रपति को उठा लिया। उसके बाद ईरान की स्थिति खराब कर रखी है इस समय। कहीं ना कहीं उसमें इनका ही इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। किस कदर वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग 500 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। ईरान लगातार इनसे बात करना चाह रहा है, लेकिन ये बात करना नहीं चाह रहे।
कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव बनाना है। किस लिए? ऑयल के लिए। वेनेजुला पे अटैक किया, ऑयल के लिए। अगला नंबर ग्रीनलैंड का, साफ साफ थ्रेट्स दे रखे हैं उसको, आ जाओ वरना कब्जा कर लेंगे। और वेनेजुला पे तो उन्होंने लिख दिया आज, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद नंबर आता है कोलंबिया, मैक्सिको, इन सबको थ्रेट्स दे रखा है। उसके बाद बच्चा कुछ साइड में बैठा बेचारा कनाडा, कनाडा का भी नंबर आना है। बहुत तेवर दिखाए थे। तो मतलब कुल मिला के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ये व्यक्ति हिलाए पड़ा है अकेला। और देखिए वो कहते हैं ना कि किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर दे दी है कि जिसे पता ही नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करें। वो अजीब और गरीब तरीके से उपयोग कर रहा है। आपको बता दूं, मैंने बताया भी था 66 ऐसे अलायंस जिनसे उसने अपने आप को अलग किया है। सोचिए 66 अलायंस, और क्या क्या अलग किया है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये एंटी अमेरिकन काम करते हैं, मतलब अमेरिका के अगेंस्ट काम करते हैं। अब बताइए डब्ल्यूएचओ कौन सा एंटी अमेरिका काम करता है? 16 अलायंस था भारत में, वो कौन सा एंटी अमेरिका काम करता है? मतलब इनके अगेंस्ट पर्यावरण नियंत्रण पे कोई संगठन बना हुआ है, वो कौन सी अमेरिका के खिलाफ काम करता है? मतलब इस तरीके का बयान कि अमेरिका के खिलाफ जो है हम उसके साथ नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सारे अलायंस जो थे जो आपने हटे हैं जिनसे, मतलब इस तरीके के अलायंस जो केवल प्रकृति के लिए काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य संगठन के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ आप जा रहे हैं, उनको अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको फंडिंग बंद कर दे रहे हैं एक तरीके से। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हैं कि अब हम हैं जो कुछ है, जो हम करेंगे वही सही होगा, जिसके हम अगेंस्ट है वो गलत है। तो ऐसी जब नीति आप अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित ही पतन का कारण आपका एक दिन बनेगा। देखिए अभी अभी आपने छोटे छोटे देशों को परेशान करना शुरू किया। जब हम छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक दिन बड़ी सीढ़ी भी चढ़ते हैं जरूर। आज वेनेजुला का नंबर है, फिर ईरान का, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा। उसके बाद नंबर ये रशिया, चाइना, भारत, इनका भी लगाएंगे, गारंटी डेफिनेटली है। पाकिस्तान जैसे देश से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जो आतंकवाद को पोषित करता है उससे इन्हें कोई समस्या नहीं है, उसका कभी जिक्र नहीं करते। आप देखो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक एक्शन बता दो, जब से पाकिस्तान बना है बता दो अमेरिका के द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। बल्कि उसको बिठा के चाय पिलाई जाती है उनके जनरल को। आसिम मुनीर को डिनर कराया जाता है, बताइए सोचिए। उस लेवल के व्यक्ति हैं वो, जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटी अपने देश में होने दे रहे हैं, उनको ये पनाह देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। किस लिए? कि भारत को परेशान कर सके, भारत के अगेंस्ट रह सके। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपकी सोची समझी साजिश है कि किसी भी प्रकार से कोई भी देश इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। देखिए इनको चाइना और रशिया को तो रोक नहीं पाई है बड़ा होने से, क्योंकि पहले से ही थे वो। अब इनको अगला जो टारगेट दिख रहा है वो भारत दिख रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी बहुत तेजी के साथ भाग रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी। हम कहाँ 10वें से नंबर से और तीसरे नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी में। और अब मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द, देखिए अभी हम अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन सोचिए उसकी सोच, कहाँ 36 ट्रिलियन की इकोनॉमी और कहाँ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कितना ह्यूज कंपैरिजन, इस मतलब की डिफरेंस है, कंपैरिजन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। उसके बाद भी वो भारत के पीछे पड़ा है। किस लिए? उसको दिख रहा है कहीं भारत भी चाइना की तरह बड़ी इकोनॉमी न बन जाए, और फिर जब ये बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए वो चाह रहे हैं किसी तरीके से भी भारत को बड़ी इकोनॉमी ना बनने दिया जाए। ये इनकी मंशा है, रणनीति है। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा इन फ्यूचर। ये बात यहाँ रही। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो मेन था, मैंने बताया था स्मॉल कैप को लेकर। देखिए एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बता दूं सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो स्मॉल कैप में रहता है। देखिए स्मॉल कैप की कहानी बताऊं आपको। स्मॉल कैप जब गिरता है ना तो सब कुछ ले जाता है। बहुत कम स्टॉक ऐसे गिरते हैं जिस तरीके से स्मॉल कैप गिरता है। किसी स्टॉक के साथ कोई प्रॉब्लम ही हो जाए तो अलग बात है, वरना स्टॉक क्राइसिस में भी 30 से 40% तक गिर जाते हैं मिड कैप लार्ज कैप वाले। स्मॉल कैप की स्थिति बताऊं मैं आपको। 2008 में 68% गिरा है निफ्टी स्मॉल कैप, 2011 में 35%,
उसके बाद 2018 में 26%, उसके बाद ये गिरा है दो सॉरी हाँ, इतना गिरा है, मतलब सोचिए 68%, 26%, 35%। और ये आप देखिए कि 2008 का क्राइसिस समझ में आता है कि ठीक है 68% गिर गया, क्राइसिस था उस समय। 2011 में 35% गिर गया, 2018 में 26% गिरा। देखिए एक्चुअली है क्या, लोगों ने कोविड के बाद जो बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली इस मार्केट में, उन्होंने स्मॉल कैप से भर भर कर रिटर्न लिया, लेकिन वो सिस्टम कुछ अलग था। कोविड के बाद अचानक से मार्केट ने रिकवर किया। इसका मतलब ये नहीं था कि स्मॉल कैप से अंधाधुंध रिटर्न आएगा। स्मॉल कैप जिस दिन आपको डुबोएगा ना, उस दिन हम उभर नहीं पाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे मार्केट को। पूरे साल अगर 40-70% मार्केट गिर गया ना आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप वाला, तो आप अगले नेक्स्ट ईयर भी 2 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको, ये मान के चलें आप। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए, अपने पोर्टफोलियो को बाइफर्केशन करें, डाइवर्सिफाई करें। कैसे? रेशियो बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप में ना करें, करें करें, अच्छी बात है। अच्छा स्टॉक देख के स्मॉल कैप में करें, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज्यादा होता है मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले। लेकिन उसमें रिस्क भी तो बहुत ज्यादा होता है, और हमें क्या करना है, हमें रिस्क से बचाना है अपने आप को, रिस्क कवर लेके चलना है हमें। अगर शेयर मार्केट में बने रहना है तो हमें रिस्क कवर लेके चलना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि स्मॉल कैप में आप कम इन्वेस्ट करें। ऐसा रेशियो बनाएं, 20% स्मॉल कैप, उसके बाद 50% मिड कैप, 30% लार्ज कैप। इस तरीके से बनाएं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन आप क्या कर लेते हैं, आप 60-70% स्मॉल कैप, और बहुत सारे लोग तो कमाल ही कर देते हैं, 100% स्मॉल कैप कर देते हैं। तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाने से बचे। ये कभी कभार आपको तुक्के में प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन हर बार नहीं कर सकता। अगर लॉन्ग टर्म में बने रहना है तो मिड कैप और लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस करें। ये वो स्टॉक होते हैं जो पोटेंशियल होते हैं, और गारंटी होती है इन लोगों की, मतलब कि देखिए, ईश्वर ना करे ऐसा किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है। बहुत बड़े बड़े स्टॉक हैं। अभी मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, एपटेक। आप देखिए 50% टूट गया 1 साल के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं। ठीक है, इस यस बैंक को देख लीजिए। तो ऐसा नहीं, किसी साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप जानकार हैं, मार्केट में अपडेट रह रहे हैं, और आपको लगता है कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप मिड कैप के साथ ये दिक्कतें कम होती हैं। उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप एक कहते हैं ना, मतलब कि सेफ रिटर्न पा सकते हैं। कम मिलेगा लेकिन सेफ मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखें, स्मॉल कैप से 100% से बचें। 100% ना करें, डाइवर्सिफाइड करें, थोड़ा थोड़ा बांटें, वो बढ़िया है। मौका मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आया हो कि 100% स्मॉल कैप करना कितना नुकसानदेह है, 68-70% तक टूट सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए 100% से बचें। तो बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना अगर आपको पसंद आई हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।